अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम लेक्चर 30 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ा सा करेंगे और फिर एस्टिमेटर क्या होता है, पॉइंट एस्टिमेटर, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल है कि कार बैटरीज प्रोड्यूस बाय अ कंपनी ए। एक कंपनी है ए नाम की, उसने कार बैटरीज प्रोड्यूस की। उनकी मीन लाइफ है 4.3 ईयर्स और स्टैंडर्ड डेविएशन है 0.6 ईयर्स। अ सिमिलर बैटरी प्रोड्यूस बाय कंपनी बी। अच्छा, अब दूसरी कंपनी की बात कर रहे हैं कि एक सिमिलर बैटरी जो कि दूसरी कंपनी ने प्रोड्यूस करी, उसकी मीन लाइफ है 4.0 ईयर्स और स्टैंडर्ड डेविएशन है 0.4 ईयर्स। तो अब आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि अगर कोई रैंडम सैंपल लिया जाए 49 बैटरीज का कंपनी ए से, तो उसकी जो मीन लाइफ है वो एटलीस्ट 0.5 ईयर्स ज़्यादा होगी कंपैरिजन टू मीन लाइफ ऑफ सैंपल 36 बैटरीज फ्रॉम कंपनी बी। यानी दोनों कंपनी से सैंपल्स उठा रहे हैं, ठीक है। एक से उठाया 49 का, दूसरे से उठाया 36 का। अब ये मेजर करके बताना है कि पहली वाली कंपनी से उठाया है, उसकी जो मीन लाइफ है वो एटलीस्ट 0.5 ईयर्स ज़्यादा होगी दूसरी वाली कंपनी के मेजर में। अच्छा, अब आपको सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पता है, ठीक है। तो आप जल्दी से इसका सोल्यूशन बना सकते हो। आपने जो पहला वाला ही मीन पता है उसको म्यू बेस 1 बनाना है। अगेन मैं बताती चलूँ, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है तो ऐसा 1 करके लिखा हुआ है, असल में इसकी बेस में बनेगा, यानी छोटा सा लिखा हुआ होगा। नीचे मैं इसके सॉल्व नोट्स भी डाल दूँगी जिसके आपको पता चले कि फॉर्मेटिंग किस किस्म की करनी है सवाल जवाबों की। अच्छा, म्यू बेस 1 का आपके पास यानी पहला वाला जो मीन है उसकी क्या वैल्यू है वो लिख दी। पॉपुलेशन लिख रहे हो आप ए की, यानी ए कंपनी के पास से जो डेटा आपको मिला है ना वो। स्टैंडर्ड डेविएशन भी लिख दी। अब सैंपल साइज़ आपने बताया कि क्या लिया है, जो कि n बेस 1 हो गया, जो कि 49 था। उसी तरह पॉपुलेशन बी का हमने लिया। अब क्या है, दोनों का सैंपल साइज़ का टोटल आप लिखोगे कि क्या-क्या है, दोनों का सैंपल साइज़ ये है। अब याद रखो कि ये बड़े सैंपल्स हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप नॉर्मली जो डिफरेंस निकालना है ना वो इस तरीके से निकाल सकते हो। तो सामने फार्मूला दिया हुआ है कि बार एक्स बेस 1 माइनस बार एक्स बेस 2। अच्छा, इसका मीन निकालोगे तो इस तरीके से बनेगा कि दोनों को डिफरेंस करके निकालो, तो आंसर में आपके पास बचेगा 0.3 ईयर्स। स्टैंडर्ड डेविएशन भी इस तरीके से निकलेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन में दोनों वैल्यूज़ को आपने इस तरीके से ऐड करके स्क्वायर रूट निकालना है। आप वही चीज़ करोगे। उसके बाद फिर आपके पास पता चल जाएगा वेरिएबल क्या है, डिफरेंस क्या है आ रहा है इनके स्टैंडर्ड डेविएशन में। तो 0.108386 ईयर्स का आ रहा है। अब स्टैंडर्डाइज फार्मूला यूज़ करोगे, जो जी टेबल वाला करते हो ना, जी वाला फार्मूला, वो यूज़ करोगे। अच्छा, क्योंकि हमारे पास दूसरी किस्म की वैल्यूज़ और हमने सिंपल सिंपल सॉल्व किया है, तो उसका फार्मूला इस तरीके का दिख रहा है कि एक्स बेस 1 माइनस एक्स बेस 2 माइनस ये जो आपने मीन का जो डिफरेंस निकाला है ना ऊपर, वो वाली वैल्यूज़, और नीचे जो स्टैंडर्ड डेविएशन का डिफरेंस निकाला है, इन दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन कंबाइन करके डेटा निकाला है उन दोनों का। तो जो आपने आंसर निकाले थे वो आप पुट कर दो। फिर आपने क्या करना है, अप्रॉक्सीमेटली एन किस तरीके से निकालना है, 0 और 1 हो। तो उसके लिए रिक्वायर्ड है कि आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, जो कि मीन लाइफ की है 49 बैटरीज़ के लिए, और मीन लाइफ है जो कि 36 बैटरीज़ के लिए है। और कम से कम ये पता हो कि भाई उसमें 0.5 ईयर्स ज़्यादा है, ज़्यादा लंबी है। तो जैसे प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हो तो एक्स वाली वैल्यू को हम इस तरीके से पी ऑफ एक्स करके लिख देते हैं। अब दो वैल्यूज़ है ना हमारे पास, तो उस तरीके से लिखा जाएगा कि बार एक्स बेस 1 माइनस बार एक्स बेस 2 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0.5, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दी है कि 0.5 ईयर्स ज़्यादा लंबी हो, तो इस वजह से यहाँ पे 0.5 ईयर्स लिखा है। अब इसको इक्वेशन के तौर पर ट्रांसफॉर्म करोगे तो कह रहा होगा बेसिकली कि इसके बराबर होना चाहिए इन दोनों का डिफरेंस। अब जी वैल्यू फाइंड करने के लिए, क्योंकि आपने ये वैल्यू बता दिया है कि इसके बराबर होगा 0.5 के, तो यहाँ पे x की जगह, जो मेन फॉर्मूला है यहाँ पे x की जगह आप 0.5 लिख दोगे। अच्छा, सॉल्व करने के बाद आपको पता चला है कि z इज इक्वल टू 1.84। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने टेबल से देखना है, अगर टेबल नहीं याद आ रहा है किस तरह यूज़ हो रहा है तो पिछली वीडियोज़ देखें, उसमें आपको याद आ जाएगा। अच्छा, क्या है 184, यानी 1.8 का आप लेफ़्ट साइड पे जो कॉलम जा रहा है उसमें से देखेंगे वैल्यू, और ये जो 4 है बेसिकली इसको आप इस तरह काउंट करोगे 0.04। ये टॉप पे जो रो जा रही है उसमें से 0.4 देखोगे और दोनों को क्रॉस मैच करोगे, ठीक है। जो वैल्यू इनकी निकलेगी वो आपको पता चल जाएगी, यहाँ पे अभी हम लिख के दिखाएंगे, ठीक है। तो इनकी जब वैल्यू निकाली तो ये बनी 0.4671। अच्छा, याद रखो कि जब भी ये जेड वैल्यू वाला एरिया अंडर कर्व की बात हो रही है, तो अगर ये जो वैल्यू निकली है जेड की, यानी ये जो 1.84 निकला है ना आंसर, अगर ये जो है पॉजिटिव है
तो इससे इसके अंदर इससे 0.5 को इससे माइनस करोगे, ठीक है। अगर ये जो 1.84 वगैरह निकली थी आपके पास, अगर ये माइनस में निकलती, नेगेटिव में निकलती, तो 0.5 ऐड कर दोगे, ठीक है। ये चीज़ याद रखो। अच्छा, तो बेसिकली इसका जो आंसर आपने टेबल से देख के निकाला था वो यहाँ पे लिख दोगे। लिखने के बाद आप इन दोनों को 0.5 से इसको माइनस कर दोगे और ये फिर ये इसका आंसर बन जाएगा। ये बेसिकली इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। अब इसको प्रॉपर तरीके से अगर आप परसेंटेज की फॉर्म में देखना चाहते हो तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ये परसेंट होगी तकरीबन 3.3। यानी कहा जा रहा है कि गिवन द रियल डिफरेंस बिटवीन द मीन लाइफ टाइम्स ऑफ बैटरीज ऑफ अ कंपनी ए एंड बैटरीज कंपनी बी इज़, क्या ये जो आपने डिफरेंस निकाला था 0.3 ईयर्स का, वो प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो सैंपल लिया है 49 बैटरीज का जो कंपनी ए से प्रोड्यूस हुआ है उसकी मीन लाइफ एटलीस्ट 0.5 ईयर्स लॉन्गर होगी एज़ कम्पेयर टू 36 बैटरीज जो कि कंपनी बी से ली है। प्रोबेबिलिटी उसकी है 3.3% ओनली, ठीक है। इन वर्ड्स आप चाहो तो ये पूरा लिख सकते हो, वरना छोटा सा लिख दो, प्रोबेबिलिटी इज़ 3.3%, ठीक है ना। क्योंकि ऑब्वियसली हैंडआउट्स में काफ़ी डिटेल में मतलब कुछ चीज़ें गायब दी हुई होती हैं तो कुछ चीज़ें बहुत एक्स्ट्रा करके लिखी होती हैं। एग्जाम में आपने इतने डिटेल में नहीं जाना होता है, अपने इक्वेशन सॉल्व करो, एक लाइन में आप आंसर लिख दो कि भाई ये कहना चाह रहा है, ठीक है। इस आंसर का ये मतलब है, ये कंक्लूजन है इसकी। अच्छा, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन उसका जब आपने क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शंस का भी हमने पढ़ा है कि पी ऑफ हेड करके यूज़ कर रहे हो। तो अब आपको वही चीज़ दी हुई है तो क्या करना होगा, इन दोनों को बस माइनस कर दोगे, दो वैल्यूज जो उसकी मौजूद होंगी। एग्जाम्पल से देखते हैं इसका। अच्छा, इट इज़ क्लेम दैट 30% ऑफ हाउस होल्ड इन कम्युनिटी ए है, उसके अंदर 30% हाउस होल्ड, और कम्युनिटी बी उसकी 20% हाउस होल्ड, इनमें एटलीस्ट एक टीनेजर है, ठीक है। यानी एक बच्चा है जो टीनेज उम्र का मौजूद है। अब सिंपल रैंडम सैंपल लिया जाए 100 हाउस होल्ड्स का दोनों कम्युनिटी में से कंबाइन, तो बताओ क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि अ डिफरेंस दिस लार्ज और लार्जर इफ़ द क्लेम्स आर ट्रू। क्या इसकी पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती हैं। वैल्यूज़ दे दी हैं कि प्रोपोर्शन पहले का क्या है, दूसरे का क्या है। अब आपने एज्यूम ये करना है कि भाई ये क्लेम ट्रू है और ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हम लेंगे कि अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब क्या करना होगा, अब हमें रीजनेबली कॉन्फिडेंट है होंगे अपने सैम्पल्स डिस्ट्रीब्यूशन के साथ कि हाँ भाई चलो इसका आंसर निकल सकता है, ये बात सच है, सच में कोई टीनेजर मौजूद होगा। तो इसको फाइंड करने के लिए आपने क्या करना होगा, इसको फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले तो कन्वर्ट करना होगा हमारा जो वेरिएबल यहाँ पे दिया हुआ है पी बेस ए माइनस पी बेस बी को जेड वैल्यूज़ में, ठीक है। उसको कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना है, आपने ये जो मीन वाले वैल्यूज़ निकालनी थी ना और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है हमने ऊपर सॉल्व किया था उसी तरह लिखना है। फिक्र नहीं करो, लेटर्स कुछ भी लिखे हुए हो, आपने कैलकुलेशन सेम ही तरीके से करनी होती है। मीन निकालना है, डिफरेंस निकालना है, एक ही तरीके से निकलता है, कोई ऐसा खास फ़र्क नहीं हो जाता। अच्छा, पहले की हमें प्रॉपर्टी ये पता है कि म्यू बेस P1 माइनस P2 हो तो ये P1 माइनस P2 के बराबर होगा। अब दूसरी प्रॉपर्टी स्टैंडर्ड डेविएशन की बता रहे हैं, ठीक है। आपने ये प्रॉपर्टीज एग्जाम में नहीं लिखनी होंगी, आपने डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू कर देना होगा। अच्छा, तो इससे हम पता लगाते हैं। सबसे पहली तो बात तो ये देखो कि जो पी वाली वैल्यू है उसको हम कहते हैं सक्सेस रेट, ठीक है। पी ऑफ हेड नहीं, पी ऑफ हेड अलग है, पी अलग है, ठीक है। तो जो क्यू है उसको हम कह देते हैं कि भाई जो अनसक्सेसफुल रेट्स वगैरह मौजूद होंगे वो। तो इस एग्जाम्पल के हिसाब से आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला ये दे दिया, डिफरेंस बिटवीन जो उनके स्टैंडर्ड डेविएशन का पता लगाना है, और जो म्यू का था यानी मीन का था वो ऊपर दे दिया। मीन के हिसाब से आप इन दोनों को वैल्यूज़ को माइनस करोगे। आप बोलोगे ये 30 और ये 20 कैसे आया, तो ज़रा ऊपर घूम के आओ, सवाल ही आपको बता रहा है क्या है, परसेंटेज में बता रहा है ना। कम्युनिटी की क्लेम करता है 30% ये है, 20% ये है, तो इसी को आप कन्वर्ट करोगे डेसिमल में तो ये 0.30 हो जाएगा, वो 0.20 हो जाएगा, ठीक है। ये इसका मीन बता रहा है, मीन वैल्यू बता रहा है। दोनों का डिफरेंस लोगे तो पता चल जाएगा क्या डिफरेंस है, 0.10 का। अच्छा, अब ये वेरिएंस वाली चीज़ निकालनी है आपने। इसके अंदर क्या था, ये देखो P1 Q1 डिवाइड बाई N1। अगेन मैं बता चुकी हूँ, अगर P1 क्या है आपको, अगर 30 बोल रहा है, पहले वाले वैल्यू का बोल रहा है ना 30%, अगर 30 बोल रहा है तो रिमेनिंग कितनी परसेंटेज रह गई, 70 है ना, 100 में से 70 रह गई, तो वो Q1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये हम पहले भी कर चुके हैं ऐसे सवाल। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और n आपके पास तो 100 बोल रहा है, सैम्पल साइज 100 का था, उससे डिवाइड कर दोगे। दूसरे वाले का भी सेम होगा, 20 है उसका P2 का परसेंटेज और जो रिमेनिंग है वो 80 है। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 100 से डिवाइड कर दोगे, फिर आपस में जब प्लस करने के बाद आंसर निकालो तो 0.0037 निकला इसका आंसर।
अब आपने जो ऑब्जर्व डिफरेंस देखा सैम्पल प्रोपोर्शन में, वो ये था जो इन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ था हमें सवाल में, ठीक है। 0.34 पी ऑफ ए की वैल्यू थी, पी हेड ऑफ ए की वैल्यू थी और पी हेड ऑफ बी की वैल्यू 0.13 थी। इन दोनों का डिफरेंस लिया तो 0.21 आ गया। प्रोबेबिलिटी डिटरमाइन करनी है जो कि ये एरिया रिप्रेजेंट कर रहा हो कि भाई कितना इसका आंसर निकले, किसका, 0.21 का। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंडीशन में ले जाएंगे जहाँ पे आपने जेड वैल्यू निकालनी है। तो पहला हो गया 0.21 माइनस 0.10 जो कि आपने मीन वैल्यू निकाली थी, और नीचे जो आपने ये वेरिएंस निकाला था, आप तो स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ करते हो ना, स्क्वायर रूट निकाल दोगे, क्योंकि वेरिएंस क्या होता है बेसिकली जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस होता है, ठीक है, याद रखो। अच्छा खैर, इनकी वैल्यूज़ अब निकाल लिया आपने, प्लस माइनस डिवाइड जो करना था करा, तो आपके पास 1.83 निकला। अगेन इसको जाके आप टेबल में देखोगे वैल्यू, 1.8 से क्रॉस रेफरेंस करोगे 0.08 0.03 की वैल्यू, तो जो आंसर निकलेगा वो आपके पास है 0.336। अब क्या है ये 1.83 क्या था, प्लस में था, ये प्लस में था, तो आपने क्या करना है, आपने आराम से इसको 0.5 ऐड कर दोगे इसके अंदर, फिर जो आंसर निकला उसको आप मल्टीप्लाई करना 100 से, तो तकरीबन आपका निकलेगा आंसर 3.36। तो कह रहा है कि अगर ये क्लेम 2 है तो इतना चांस है कि एक टीनेजर निकल आए इस हाउस होल्ड के नंबर्स में से कि 100 का रैंडम सैंपल लिया जाए तो। अच्छा, अब देखते हैं आपकी एस्टिमेशन क्या होता है, ठीक है। पॉइंट एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर प्रोवाइड्स एन एस्टिमेट single value calculated from the sample that is likely to be close in magnitude to the unknown parameter, ठीक है। बेसिकली एक जैसे आप नॉर्मल अल्फाज में मतलब समझते हो ना, एस्टिमेट लगाना, तो ये भी प्रैक्टिकली उसी किस्म का है, ठीक है। आपको डेटा दिया होगा पॉपुलेशन पैरामीटर का, उसमें एक एस्टिमेट निकाल के सिंगल वैल्यू कैलकुलेट करके बताया जाता है कि हाँ ये पॉसिबली जो एक्चुअल आंसर होना चाहिए उसके काफ़ी करीब है। डिफरेंस क्या है एस्टिमेट और एस्टिमेटर में? एस्टिमेट जो होता है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अननोन पैरामीटर ऑब्टेन बाय अप्लाइंग अ रूल या फॉर्मूला या कोई भी चीज़, और उसको कहा जाता है कि एस्टिमेटर है। सैम्पल एस्टिमेटर जो होता है उसके अंदर सैम्पल होता है x1 x2 कोई भी साइज़ ऑफ n का, और किसी पॉपुलेशन से लिया जाता है। और फिर एस्टिमेटर जो है वो स्टैंड करता है एक रूल या मेथड को जो कि यूज़ किया जाता है पूरे एस्टिमेट लगाने का, एक पैरामीटर का, जहाँ का एस्टिमेट जो है वो स्टैंड करता है न्यूमेरिकल वैल्यू को, ठीक है। तो दिखने में वो किस तरीके का दिखता है, अगर आपके पास रैंडम वेरिएबल्स हैं x1 x2 बेस n तक मतलब जाते चले जा रहे हैं, और मीन वैल्यू है तो वो इस तरीके से दिखेगा, और इसका जो एस्टिमेटर होगा वो म्यू से डिनोट हो रहा होगा। जो बार x है वो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ बार x है, वो होगी इज़ द एस्टिमेट ऑफ म्यू, इसको पॉइंट ऑफ एस्टिमेट ऑफ म्यू भी कहा जाता है। इन जनरल ग्रीक लेटर जो ये वाला है जिसको थीटा पढ़ते हैं, वो कस्टमरली यूज़ होता है डिनोट करने के लिए अननोन पैरामीटर्स, ठीक है। वो मीन हो सकता है, मीडियन हो सकता है, प्रोपोर्शन हो सकता है, स्टैंडर्ड डेविएशन हो सकता है। जो कि एस्टिमेटर थीटा है वो कॉमनली डिनोट होता है ये हेड थीटा से, या समटाइम्स टी भी लिख देते हैं, ठीक है। एग्जाम में भी इस तरीके से बोला जा सकता है, थीटा के बजाय डायरेक्ट ऐसी टी लिखा हुआ। याद रखो ये बात कि ये जो एस्टिमेटर है ये हमेशा स्टैटिक होता है, और ये जो फंक्शन होता है सैम्पल ऑब्जर्वेशंस का वो यूज़ किया जाता है रैंडम वेरिएबल्स को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। तो इसका डिफरेंस आता है नहीं, बाय सैम्पल टू सैम्पल फ़र्क आएगा वैल्यू में। अच्छा, डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ क्या हैं कि अगर अच्छा गुड पॉइंट एस्टिमेटर होगा, ये देखो ये 3 पॉइंट्स का लिखा हुआ है, आपके पास एग्जाम में सवाल आते हैं 3-3 नंबर के, तो उसमें से पॉइंट्स भी लिखे हुए आते हैं। तो आपको सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ क्या हैं गुड पॉइंट एस्टिमेटर की। अनबायस्डनेस होती है उसके अंदर, कंसिस्टेंसी होती है, और एफिशिएंसी होती है। अब अनबायस्डनेस से क्या मुराद है? अनबायस्ड एस्टिमेटर, an estimator is defined to be unbiased if the statistic used as an estimator has expected value equal to the true value, यानी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकल रही है उस एस्टिमेटर से वो ट्रू वैल्यू के बराबर हो जो असल वैल्यू होनी थी, of the population parameter being estimated. In other words, let head theta be estimator of parameter theta, then head theta will be called an unbiased estimator if, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो, यानी कि एस्टिमेटर ऑफ हेड थीटा इज इक्वल टू थीटा, यानी थीटा की जो भी ओरिजिनल वैल्यू है, ठीक है। अगर ये इसके बराबर नहीं है तो फिर आप कह देते हो ये जो एस्टिमेटर है ये बायस्ड है, अदरवाइज अनबायस्ड है।
ठीक है, याद रखो क्योंकि ये फॉर्मूला इस तरीके से पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में भी, सवाल जवाब में भी। एग्जाम्पल देखते हैं कि आपको एक सैंपल दिया हुआ है मीन का, जो कि कह रहे हो आप एज एन एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन मीन म्यू। फिर आपके पास है कि थीटा इज इक्वल टू म्यू और हेड थीटा इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला दिया हुआ है जो ऊपर था हमारे पास वही वाला। अब नाउ वी नो दैट के ई ऑफ बार एक्स इक्वल्स टू म्यू, यानी कि ई थीटा हेड थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो इससे मुराद क्या हुआ, बोल रहा है कि हाँ भाई ये जो बार एक्स है ना फिर वो अनबायस एस्टिमेटर है, क्योंकि इसके बराबर ही आपने कंसिडर कर दिया, क्यों ऊपर आपने बोला ना इसके बराबर है और कुछ नहीं। अच्छा, एग्जाम्पल अब लिया हुआ है, पिछले हमने लेक्चर में ये मिनिस्ट्री ट्रांसपोर्ट वगैरह का लिया था ना, ये जो कार्स का था कि इसकी एज वगैरह कोई मायने में नहीं रखो, बस उसके फॉल्ट्स क्या क्या हैं ये बताओ। वही वाला एग्जाम्पल हमने दोबारा ले लिया है, उसकी नंबर ऑफ फॉल्ट्स क्या क्या है आइटम के और प्रोबेबिलिटी क्या क्या है कि हाँ भाई इसमें फॉल्ट आएगा, वो वाला एग्जाम्पल लिखा हुआ है। अच्छा, मीन पॉपुलेशन क्या है डिस्ट्रीब्यूशन की, तो यही इस तरीके की ये पहले यूज़ कर चुके हो, वही चीज़ ली है हमने जो पिछले लेक्चर में ली थी। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ, सैम्पल मीन निकाल लिया, प्रोबेबिलिटी निकाल ली है और सेम तरीके से हमने वो चीज़ फाइंड करते चलेंगे। अब कह रहा है द मीन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बार एस इक्वल टू द पॉपुलेशन मीन, बाय वर्च्यू ऑफ दिस प्रॉपर्टी वी से दैट सैम्पल मीन इज अनबायस्ड। सेम आंसर निकला है ना, तो अनबायस्ड। ठीक है, तो इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही क्योंकि ये बिल्कुल वही चीज़ है जो हम पहले करके गए हैं, बस ये कह रहा है क्योंकि सेम वैल्यू निकली है ना तो इसका मतलब ये अनबायस्ड है। अच्छा, अब दोबारा से इसको देखो, ये कह रहा है ये फॉर्मूला इम्प्लाई करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बार एक्स इज सेंटर्ड एट म्यू, यानी इसकी जो भी कोई आंसर निकलेगा वो म्यू से रिलेटेड है, म्यू को पता ही चलेगा, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है पूरा का पूरा। तो अभी आप कंसिडर करो एक एग्जांपल नया। ठीक है, लेट अस नाउ कंसिडर सम अदर एस्टिमेटर्स व्हिच पोजेसेस द डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग अनबायस्ड। द सैंपल मीडियन इज आल्सो एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू, यानी अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो कह रहे हो आप कि एस्टिमेटर जो है अनबायस्ड है, ऐसी प्रॉपर्टी रखता है, तो जो सैंपल मीडियन लिया जा रहा है ना सवाल को सॉल्व करने में, वो भी अनबायस्ड ही होगा, अनबायस्ड एस्टिमेटर ही होगा म्यू का। यानी इस तरीके से भी आप उसको लिख सकते हो। अच्छा, तो ये सेम चलता चला जा रहा है। अब ये मॉडिफाइड सैंपल दे रहे हैं, ये एग्जांपल वो फॉर्मूला बता रहे हैं कि अगर सैंपल वेरिएंस निकालना है इसी कंडीशन के साथ एस्टिमेटर अनबायस्ड हो तो ये इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, कंसिस्टेंसी बतानी है, तो अगर एस्टिमेटर है थीटा जो है कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है पैरामीटर थीटा का, तो कोई भी आर्बिट्ररी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी हो जिसको ई कहा जा रहा है तो उसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले आपको बस इस तरीके से पूछ ले जाते हैं और कोई इतनी डिटेल में नहीं आता है। अच्छा, तो वो तो बेसिकली रिवीजन लेक्चर जा रहा था, तो अभी लेक्चर 34 भी शुरू कर देते हैं हम हाथ के हाथ कि अब इसमें बता रहा है कि भाई मजीद एस्टिमेटर के बारे में बात करूँगे और मोमेंट्स ऑफ प्रॉपर मोमेंट्स वगैरह के मेथड डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एफिशिएंसी के बारे में सीखते हैं। पीछे हमने देखा था ना एफिशिएंसी का तीसरा पॉइंट, तो इस लेक्चर में वो unbiased estimator is defined to be efficient if the variance of a sampling distribution is smaller than that of sampling distribution of any other unbiased estimator of the same parameter। नहीं, सेम पैरामीटर रखते हुए कोई भी और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो कम है एज कम्पेयर टू जो पहला वाला आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन लिया हुआ है उसके वेरिएंस से। ठीक है, बेसिकली क्या बोले, इन अदर वर्ड सपोज देयर आर टू अनबायस्ड एस्टिमेटर T1 और T2 और उनके पैरामीटर सेम है, तो जो एस्टिमेटर T1 है वो कहेगा ये ज़्यादा एफिशिएंट है एज़ कम्पेयर टू T2 वाला, अगर वेरिएंस जो पहले वाले का निकाल रहे हो ना T1 का वो कम है वेरिएंस जो T2 का निकाला है उससे। ठीक है, यानी इस तरीके का कुछ दिख रहा है कि भाई पहले वाले का यूं टॉप पीक जा रही है, दूसरा वाला थोड़ा सा बेल कर्व के तौर पे जा रहा है। ज़रूरी नहीं ये सेम हो सैंपल, ये बस दिखा रहा है कि पहले वाले का वेरिएंस अगर छोटा हो दूसरे वाले से तो फिर आप उसको कह देते हो कंसिस्टेंसी है उसके अंदर। अच्छा, फॉर्मूले में कुछ इस तरीके का दिखेगा कि अगर रिलेटिव एफिशिएंसी जाननी है T1 की कंपेयर टू T2 से, तो आप इस तरीके से उनके रेशियोज कैलकुलेट कर सकता हो कि E बेस F इज इक्वल्स टू वेरिएंस ऑफ T2 डिवाइड बाय वेरिएंस ऑफ T1, और उस पूरे को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि एक परसेंटेज फॉर्म में आ जाए। किसी भी डेसिमल वैल्यू को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो उसकी परसेंटेज फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप परसेंटेज फॉर्म निकाल सकते हो। अच्छा, मेथड्स क्या क्या हैं पॉइंट एस्टिमेशन के। पॉइंट एस्टिमेशन निकालने के आपके पास 3 मेथड हैं। एक मेथड ऑफ मोमेंट्स, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स और मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड।
अच्छा, इसमें से सब ये तीनों ही ज़रूरी हैं, लेकिन बहुत दफ़ा मैक्सिमम लाइक्लीहुड आता है, यानी इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं एग्ज़ाम में आने के। अगेन ये तीनों मेथड आप करो तो बेहतर है, वरना अगर तीनों में से एक करना चाहते हो तो मैक्सिमम लाइक्लीहुड तो ज़रूर कर लो। अच्छा, मोमेंट, मेथड ऑफ मोमेंट का ये फॉर्मूला है सिंपल सा। मेथड ऑफ मोमेंट जो है ये बनाया किसने, ये तरीका बनाया कार्ल पियर्सन ने। इसमें क्या होता था, इसमें थोड़े से मोमेंट्स लिए जाते थे सैंपल वैल्यूज़ के और फिर उनको इक्वेट किया जाता था ताकि जो कोरस्पॉन्डिंग मोमेंट्स है पॉपुलेशन के उससे रिलेटेड आंसर सही से निकल पाए। ये यूज़ होते थे उन इक्वेशंस के साथ। इसके अंदर बहुत सारे अननोन पैरामीटर्स थे और उनको सॉल्व करना होता था। तो ये कुछ इस तरीके का उसका फॉर्मूला दिखता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना में हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम इसके सैंपल पे जाते हैं। सवाल है कि लेट एक्स बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इंटरवल 0, थीटा। अब फाइंड करो एस्टिमेटेड थीटा बाय मेथड ऑफ मोमेंट्स, ठीक है। जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया ना, बोला इस तरीके से फाइंड करके बताओ ज़रा। सबसे पहली तो बात, इसकी जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है ना यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का, हम वो लिखेंगे। वो बेसिकली क्या होता है, एफ ऑफ एक्स, ये एक्स है ना, इस वजह से एफ ऑफ एक्स यूज़ किया, इज इक्वल टू 1/थीटा। और लीस्ट वैल्यू यानी लोअर लिमिट दी हुई है कि एक्स के दरमियान 0 या थीटा के दरमियान की वैल्यू है। तो अब देखो आपने क्या करना है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के पास एक ही पैरामीटर है जो कि थीटा है, उसको फाइंड करना है। उसको फाइंड करने के लिए क्या करना है, आपने मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर ऑफ थीटा बाय मेथड्स ऑफ मोमेंट, ठीक है, ये पता लगाना होगा। उसके लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, यही ऊपर वाला जो फॉर्मूला था ना वो ही दिया हुआ है। अब इसको फाइंड करने से पहले आपने क्या करना है, फर्स्ट पॉपुलेशन मोमेंट फाइंड करना है अबाउट 0, यानी ये जो आपने ऊपर फॉर्मूला दिया हुआ है ना, इसको ज़रा आप एलेबोरेट करके इसकी डेरिवेशन और इंटीग्रेशन करके फाइंड करना है और इसकी जो लिमिट्स हैं वो अप्लाई करके कि क्या आंसर निकलता है। तो आपने जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वाले लेक्चर्स किए होंगे तो ऑलरेडी आप उसमें समझ गए होंगे डिटेल में, लेकिन मैं एक बार फिर थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। तो पहला हो गया कि म्यू कॉम्प्लीमेंट बेस 1 इज इक्वल टू, अच्छा ऊपर आपने लिमिट वैल्यूज दी थी 0 से लेके थीटा तक, तो 0 जो थी यानी सबसे लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यू थी वो लोअर लिमिट है, वो इंटीग्रेशन के जो इंटीग्रल का साइन है उसके नीचे चली गई और थीटा अपर में चली गई। अब क्या करना है, एक्स डॉट एफ एक्स डी एक्स, यानी बेसिकली आपने जो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स दी थी इसकी आपने इंटीग्रेशन निकालनी है, डेरिवेशन पता लगानी होगी। तो यहाँ पे एक्स डॉट एफ एक्स डी एक्स हो गया। अब क्या है, एफ एक्स किसके बराबर है, एफ एक्स किसके बराबर है, 1/थीटा के बराबर है। तो यहाँ पे एफ एक्स के बजाय 1/थीटा कर देंगे। अब इसको जब सॉल्व करोगे आप तो आपके पास डेरिवेशन निकालनी होगी, तो आपके पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, ये 1/थीटा जो है ना इसके साथ कोई एक्स वाई जेड नहीं लगा हुआ है, ये सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको आप इंटीग्रल वैल्यू के बाहर ले जाओगे, इस पर कुछ नहीं करोगे। रह क्या जाएगा, एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रल निकाला आपने तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अब अपर और लोअर लिमिट्स आप इस तरीके से लिख दोगे कि नीचे 0 लिख दिया, ऊपर आपने थीटा लिख दिया। अब जब इसको सॉल्व करोगे ना तो पहली बात ये क्या है, अपर लोअर लिमिट, ये बेसिकली कह रहा है एक्स की वैल्यू अगर 0 हो तो क्या हो, एक्स की वैल्यू थीटा हो तो क्या हो, और दोनों का डिफरेंस निकाल के बताओ कि क्या आंसर निकलता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली 0 डालोगे एक्स की जगह तो ये तो पूरा चीज़ें ख़राब हो जाएगी, कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0/2 कुछ नहीं होता। तो क्योंकि 0 किसी भी चीज़ से डिवाइड नहीं हो सकता तो ये कुछ नहीं हो सकता, पूरी टर्म ही ऐसी कैंसिल हो जाएगी। थीटा लगाओगे तो हो जाएगा थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये क्या हो जाएगा मैं आपको ज़रा दिखाऊं, इससे पहले आप बोलो कि कहाँ चीज़ें गायब हो गई। बेसिकली ये क्या है, देखो ये था थीटा, फिर आपने ये ज़रा थीटा की वैल्यू एक्स में डाली तो ये हो जाएगा थीटा स्क्वायर्ड ओवर 2। लेकिन यहाँ पे थीटा/2 क्यों लिखा है, स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, और ये कहाँ गया, क्योंकि देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए कट जाएगा, ये ऊपर है ये नीचे है, ये ऐसे जाएगा, यहाँ से सीधा सिर्फ थीटा/2 रह जाएगा, और 1 मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो सेम रहता है, कोई डिफरेंस नहीं हो जाता वैल्यू में। अच्छा अब आपने जो मोमेंट्स पर फॉर्मूला लिखा था उसके हिसाब से इसको मैच करोगे, यानी उसमें इसकी वैल्यूज पुट करने की कोशिश करोगे। तो बेसिकली आप कह रहे हो कि थीटा/2 इसके बराबर है, या फिर अगर सिर्फ थीटा की वैल्यू निकालो तो एक्स के साथ इस तरीके से निकलेगी कि 2 बार एक्स इज इक्वल टू थीटा। अब आपको जो मोमेंट एस्टिमेटर निकालना था थीटा का वो निकला है कि ये बराबर है किसके, 2 बार एक्स के। इन अदर वर्ड्स आप कहना चाह रहे हो कि जो थीटा है जो एस्टिमेटर है वो ट्वाइस है, 2 टाइम्स द सैम्पल मीन है, इतना बड़ा होगा। इट शुड बी नोटेड दैट फॉर अबव यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज गिवन बाय, मीन की जो डिस्ट्रीब्यूशन, मीन की जो वैल्यू दी हुई है वो भी इसी तरीके से दी हुई है, मीन कहा गया है कि थीटा डिवाइड बाय 2 है। तो ऑब्वियसली इसमें एब्सोल्यूट सिमेट्री आ गई, इम्प्लाई कर रहा है कि ये भी इसके बराबर हो सकता है।
तो आपने बोल दिया हाँ भाई ये अनबायस्ड डेटा ही निकला है, बिल्कुल सही आंसर हमारा निकल आया। अच्छा, एग्जाम्पल टू में आपको रैंडम सैंपल दिया हुआ है, साइज एन है, उसका कोई अपने एक्चुअल वैल्यूज नहीं दी हुई 1 2 3, ठीक है ना। बोला है कि भाई x1 x2 और सीधा सीधा चलती चली जा रही है, बहुत सारे हैं। पैरामीटर्स दिए हुए म्यू और सिग्मा स्क्वायर बेसिकली वेरिएंस। फाइंड दीज पैरामीटर्स बाय मेथड्स ऑफ मोमेंट। इसको भी मेथड्स ऑफ मोमेंट से करना है। अब दो चीज़ें हैं तो उनके लिए दो सैंपल मोमेंट्स बता रहे हैं, उनको आपने दो दो ऐसे फॉर्मूले बना देने हैं, ठीक है। सेम चीज़ है, कोई ऐसा फर्क नहीं जा रहा, ठीक है ना, सेम इसका फॉर्मूला जा रहा है। दूसरे वाले में स्क्वायर है, पहले वाले में नहीं है, याद रखो। तो क्रॉसमिंग मोमेंट्स निकालने के लिए आपने बोला कि भाई ये म्यू के बराबर है और वो म्यू टू जो है वो इसके बराबर है। अब आपने क्या करना है, आप आपने बस एक एक करके इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करना है। ऑब्वियसली आपके पास 1 2 3 वाली वैल्यूज़ नहीं है, तो आपने बस इनको थोड़ा सा इक्वेशन के ज़रिए में घुमा घुमा के लिखना है और कुछ भी नहीं। तो म्यू इज इक्वल टू 1/n जो ऊपर दिया हुआ है, और दूसरे की वैल्यू बता दी कि भाई इसकी वैल्यू ये है, ये जो m2 है, m2 और m1 के बजाय बस आपने एक्सचेंज करनी है वैल्यूज़, ठीक है। क्योंकि म्यू टू का आप कह रहे हो कि सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर है। आपने ये सारी इक्वेशन के बस नाम चेंज कर दिए, फिर इन इक्वेशन को साथ में आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व करा। तो सॉल्व करने के बाद उसका नतीजा कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। तो अब उसको जो आंसर निकला है आपका इक्वेट करने के बाद, आप कह दोगे कि ये बराबर है एस स्क्वायर के, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो पहले वाले में ऊपर वाले में क्या कह रहा है, अपॉन में थी वैल्यू, इसमें भी अपॉन में थी वैल्यू, आपने बस इसको कॉमन लेके देखा कि भाई ये इधर स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर है, और इसको इस तरीके से मैच करके लिख दिया कि हाँ भाई दोनों में 1/n है ना, कॉमन ले लो बाहर, सुमेशन आ गया। अब इन दोनों वैल्यूज़ का सम बना दो और होल स्क्वायर निकाल दो, जो कि बेसिकली एस स्क्वायर के बराबर है, और कुछ नहीं, सिर्फ आपने रीअरेंज करिए इन वैल्यूज़ को। अच्छा, अब मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर देखते हैं। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर जो गॉस नाम का एक साइंटिस्ट था, एक मैथमेटिशियन था, और मार्कोव, उन्होंने बनाया बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ लीनियर एस्टिमेशन के लिए, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशंस वगैरह तो आपने सॉल्व करी होंगी, तो आपको थोड़ा अंदाज़ा हो गया होगा। अच्छा, अब मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड क्या है। मैक्सिमम लाइक्लीहुड, ये लीनियर एस्टिमेशन वो है जो दो इक्वेशंस होती है ना आपस में, उसको आप करते हो कि सॉल्व करो साइमल्टेनियसली ऊपर नीचे लिख के और ये सब चीज़ें कर रहे हो, ओके ठीक है। तो वो है, इसके बारे में मज़ीद और पढ़ना है तो आप लेक्चर 15 पढ़ सकते हो। एग्जाम में इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा कि मतलब क्या कहते हो वगैरह वगैरह। जो मेन मेथड है ना वो अक्सर मैक्सिमम लाइक्लीहुड का ही पूछा जाता है, क्योंकि वो तो मिड टर्म वाला कॉन्सेप्ट आ गया। मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड कहलाया जाता है एस्टिमेशन का। सबसे ज़्यादा यूज़ यही वाला मेथड किया जाता है। ये मेथड 1922 में इंट्रोड्यूस हुआ था, किसके ज़रिए, सर रोनाल्ड ए फिशर के ज़रिए। ये मैथमेटिकल टेक्निक है जो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर्स फाइंड करने के लिए, जो कि थोड़ी एडवांस है, इन्वॉल्व करता है एक लाइक्लीहुड फंक्शन वगैरह पता लगाना, और उस तरीके से आप पूरा पता कर सकते हो। रैशनल मेथड क्या है इसको फाइंड करने का, टू कंसिडर एवरी पॉसिबल वैल्यू जो पैरामीटर के पास है, और हर वैल्यू के लिए कंप्यूट करना प्रोबेबिलिटी जो भी कोई सैंपल गिवन है उसमें से, और देखना कि इफ़ दैट वर द ट्रू वैल्यू ऑफ द पैरामीटर, पता लगाना कि ये ट्रू वैल्यू थी पैरामीटर की। वैल्यू ऑफ पैरामीटर फॉर विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गिवन सैंपल इज ग्रेटर इज चोजन एज एन एस्टिमेटर। जिसका ग्रेटर होगा वो चूज़ कर दिया जाएगा नंबर, हाँ ये एस्टिमेटर होगा। इस जो एस्टिमेट ऑब्टेन किया जाता है, इस एस्टिमेट को, इस मेथड से, उसको कहा जाता है मैक्सिमम लाइक्लीहुड क्या है, ठीक है, जिसको MLE भी कहा जा रहा है शॉर्ट फॉर्म में। अच्छा, डेटा कोई सा भी हो, डिस्क्रीट हो या कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल हो, आप ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हो उसमें, तो इस वजह से ये ज़्यादा ही यूज़ किया जाता है। एग्जांपल इसका दिया हुआ है, केस स्टडी छोटी सी इसकी बनाई हुई है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होता है जो कि इस तरीके का दिख रहा होता है, ठीक है, e⁻μ मल्टीप्लाई बाय म्यू पावर x डिवाइड बाय x फैक्टोरियल, जहाँ पे x होगा कोई भी नंबर हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर बन सकता है। तो इसमें क्या होगा, मैक्सिमम लाइक्लीहुड होगी, मैक्सिमम लाइक्लीहुड ऑफ म्यू इज x, जो सैंपल मीन है ना बार x, वो होगी इसकी मैक्सिमम लाइक्लीहुड, ठीक है। ये सिर्फ प्रॉपर्टीज बता रहे हैं छोटे छोटे सैंपल्स के, इसमें क्या होगी कोई वैल्यूज़ नहीं बता रहे। वैल्यूज़ अगर ऐसी आएंगी तो उसका भी आंसर इस तरीके का निकलेगा। अच्छा, सैंपल 2 है कि ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है और उसका मैक्सिमम लाइक्लीहुड ऑफ p है, तो हेंस द मैक्सिमम लाइक्लीहुड p इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ मीन। अगर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है तो जो मीन का रेसिप्रोकल है ना वो बराबर होगा मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर के। 3, अगर बोलियन डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है जो इस तरीके के फॉर्मूले से आ रहा है, तो जो मैक्सिमम लाइक्लीहुड ऑफ p है ना वो सैंपल मीन के बराबर हो, जो भी कोई सैंपल मीन की वैल्यू है ना वही होगी इसकी भी।
अब बता रहा है कि अगर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो अगर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है जो कि इस तरीके से दिख रहा होगा, तो जो सैम्पल मीन है उसका रेसिप्रोकल वैल्यू जो भी कोई होगी ना, वो उसका मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर होगा। अच्छा, ये उसी तरीके का दिया हुआ है और सेकंड वाला हमें बताते हैं। अच्छा चलो, ये वाला थोड़ा सॉल्व करने का है, इसको थोड़ा हम सॉल्व करवा देते हैं। अच्छा, बता रहा है कि इट इज़ वेल नोन दैट ह्यूमन वेट इज अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएबल। ठीक है, इंसान का जो वजन है उसको आप काउंट रखते हो अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएबल के तौर पे। तो सपोज करो वी आर इंटरेस्टेड इन एस्टिमेटिंग मीन एंड वेरिएंस ऑफ वेट्स ऑफ अडल्ट मेल्स इन वन पर्टिकुलर प्रोविंस ऑफ अ कंट्री। एक प्रोविंस ली है किसी कंट्री की, उसमें जो जवान आदमी हैं उनका वेट्स, उनकी वेट्स की वेरिएंस और मीन पता लगा रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं कि क्या होगा। रैंडम सैंपल लिया 15 लोगों का, ठीक है, 15 आदमियों का, मेल्स का, बड़े एडल्ट्स। फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉपुलेशन यील्ड्स द फॉलोइंग वेट्स इन पाउंड्स। इन पाउंड्स बता रहे हैं कि क्या वजन है। ठीक है, तो 15 लोगों का ये वजन है। अब फाइंड करो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर म्यू वन के लिए कि म्यू वन इज थीटा वन इज इक्वल टू म्यू एंड थीटा टू इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, जो कि बेसिकली वेरिएंस है। तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो आप देखो सैंपल साइज क्या है। सैंपल साइज 15 है। आप एन करके इस तरीके से लिख दोगे दोनों पैरामीटर्स, कैसे पता चल गए। मैथमेटिकली प्रूफ करना है कि जॉइंट मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर हो इन दोनों वैल्यूज़ का, तो क्या आंसर निकलता है। तो उसको अज्यूम करने के लिए आप ये वाला सैंपल यूज़ करके क्या करोगे, आप बोलोगे कि भाई पहले तो मीन पता लगाओ। मीन क्या होगा, इन सबको आप प्लस करो, 15 वैल्यूज़ हैं, 15 से डिवाइड कर दो, जो आंसर निकला वो मीन है, जो कि 133.43 निकलेगा। यहाँ पे फुल सॉल्व करके नहीं दिखाया, बस वर्ड्स में लिख दिया। और जो S2 है जो कि वेरिएंस बोल रहा है, तो वेरिएंस का आपने फॉर्मूला लगाना है और उसके बाद आपका आंसर निकलेगा 5.10। तो ये मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर्स हैं मीन और वेरिएंस के, जो पॉपुलेशन वेट में हमें बताए गए हैं। अच्छा, अब एग्जाम्पल ये मिनिस्ट्री वाला वो ले लो जो गाड़ियों का टेस्ट वगैरह किया था। ये सिंपल सा वही बता रहा है, बोल रहा है कि इसकी डायग्राम इस तरीके की दिखेगी और इसका ऐसा कुछ नहीं बता रहा। ये बस बता रहा है कि कितना इसका डिफरेंस आता रहता है, कि करीब होते रहते हैं लाइंस और वगैरह वगैरह। अच्छा, ये सिंपल वही रिपीट है जो हम पहले उसका निकाल चुके हैं ना, जेड वैल्यू वही दोबारा आ गई। तो ये तो हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ से बता देती हूँ। अच्छा, तो अगर इसकी जेड वैल्यू वगैरह तक हम निकाल चुके हैं पहले भी, वही अगर दोबारा निकाली जाए, कंडीशन ये थोड़ी सी चेंज कर रहा है। बोल रहा है दोनों तरफ आके निकालो, ठीक है, कि बेसिकली अगर ये पॉजिटिवली निकले या नेगेटिवली निकले, दोनों में आप बताओ। तो नेगेटिव साइड पे निकलेगी तो ये रहा, पॉजिटिव साइड पे तो ये रहा। आंसर दोनों का जेड टेबल में यही निकलेगा। दोनों को ऐड करो तो 0.95 बन जाएगा, जो कि मिडिल वाली वैल्यू है। अब इसको जेड टेबल वाली वैल्यू के साथ फिर सॉल्व करने बैठो तो कुछ नहीं होगा। इक्वेशन को बस आपने दाएं बाएं करना है, रीअरेंज करोगे और कुछ नहीं, जो कि बेसिकली क्या कर रहे हो, नीचे वाली वैल्यूज़ दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर रहे हो ताकि यहाँ से हट जाए। जब ये वैल्यूज़ अरेंज हो जाएंगी तो आपने म्यू को ना, मेन फंक्शन ये है कि जो म्यू लिखा है ना उसको अकेला कर दो, उसके पास से जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी वेरिएबल्स हैं वो रिमूव कर दो। तो यहाँ पे बार एक्स है, दूसरी तरफ लेके जाओगे उसको, तो एक तरफ लेके जाओगे, यहाँ पे माइनस बार एक्स करोगे, वहाँ पे माइनस बार एक्स करोगे, तो बार एक्स इधर माइनस में हो गया, लेकिन यहाँ पे माइनस माइनस प्लस लिखा आ गया बार एक्स के आगे। अच्छा, अब ये अरेंज हो गई। अब ये कहना चाह रहे हो कि इसकी प्रोबेबिलिटी ये है कि 0.95% हो। तो बेसिकली उसको बोल रहे हो कि कॉन्फ्रेंस इंटरवल जो है उसका म्यू का, वो 95% है। कॉन्फ्रेंस इंटरवल और म्यू का फॉर्मूला ये बता रहा है। इन अदर वर्ड्स 95% कॉन्फ्रेंस फॉर म्यू इज गिवन बाय ये छोटा सा फॉर्मूला है इसका। ठीक है, कॉन्फ्रेंस इंटरवल किस तरह निकालते हैं हम, क्या उसका यूज़ होता है, वो हम अगले चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे प्रॉपर तरीके से।